हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो देख लिया होगा, सुपर कंडक्टर्स का था, अति चालकों का, सुपरमैन का था। ठीक है। ओके। तो इस वीडियो के अंदर अपन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ये वाला पॉइंट आपको प्रैक्टिकल के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट लगेगा। मतलब जब आपके प्रैक्टिकल्स लगेंगे ना, तो इस पॉइंट से एग्जामिनर जो है वो आपसे डायरेक्ट ही वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, जो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को अच्छे से समझे। पॉइंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अपन इसे इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो पॉइंट है वो विद्युत सेल से रिलेटेड है। विद्युत सेल मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि विद्युत सेल क्या होता है बच्चों। विद्युत सेल होते हैं जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वे विद्युतीय युक्तियां जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देती हैं क्या कहलाती हैं? विद्युत सेल कहलाती है। ऐसा ही होता है। अब विद्युत सेल को जब हम देखते हैं, चलिए अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमने बोला कि हमारे पास में घर में हम पेंसिल सेल यूज करते हैं, अपन उसे पेंसिल सेल ही बोलते हैं, लेकिन आप उसको अगर देखोगे तो वो आपको ए, डबल ए और ट्रिपल ए ऐसा आपको उनके ऊपर देखने को मिलेगा। ए, डबल ए, ट्रिपल ए ऐसा सेल आता है। ठीक है। लेकिन ये तीनों तरीके के सेल ही पेंसिल सेल बोले जाते हैं। मतलब एक बहुत पतला होता है, फिर उससे मोटा होता है, फिर बहुत मोटा होता है। ऐसा होता है, देखा होगा है ना। एक सेल किस में लगता है? रिमोट्स में लगता है, दूसरा घड़ी में लगता है, तीसरा जो टॉर्च होती है उनमें लगता है, ऐसा मोटा वाला। ठीक। तो इन सेल के ऊपर अगर आप वोल्टेज देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 1.5 वोल्ट, ऐसा देखने को मिलेगा। ये इनका ईएमएफ होता है देखा जाए तो। ईएमएफ क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे। तो हम हमारे घरों में ये सेल यूज करते हैं। जो आप फिजिक्स की लैब में यूज करेंगे वो सेल होगा या तो डैनियल सेल होगा या फिर लैक्लांसी सेल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लैक्लांसी सेल क्या होता है। तो मैं इसे कॉर्नर में बता देता हूँ ताकि मेरा टॉपिक जो है वो बाद में फिर इसे मिटाना नहीं पड़ेगा। तो लैक्लांसी सेल में क्या होता है बच्चों, अगर आप देखोगे लैब में, तो लैक्लांसी सेल में एक व्हाइट कलर का पात्र होगा। इस व्हाइट कलर के पात्र में, ये इसका कलर कैसा है? सामान्यतः व्हाइट होता है और ट्रांसपेरेंट नहीं होता, पारदर्शी नहीं होता है सामान्यतः, लेकिन ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पात्र प्लास्टिक का होता है ये। तो ये प्लास्टिक का एक पात्र है, सामान्यतः व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा। और इस पात्र के अंदर दो रॉड होती है, दो छड़। एक तो होती है मोटी सी, ये वाली छड़ जो है वो कार्बन की होती है। किसकी होती है? कार्बन की। ये जो मोटी सी छड़ है वो कार्बन की। और एक धातु की छड़ आपको दिखाई देगी, जिंक की। ये वाली होती है जिंक की। ठीक है। तो ये जो कार्बन की छड़ है ना बच्चों, ये धनात्मक टर्मिनल की बात है। और ये जो जिंक की छड़ है वो ऋणात्मक टर्मिनल की बात है। ये कार्बन की है और ये जिंक की है। ठीक। और इन दोनों के बीच में जो जल का विलयन आपको दिखाई देगा लैब के अंदर, ये जलीय विलयन बना हुआ होता है बच्चों NH4Cl का, नौसादर जिसे बोलते हैं, या अमोनियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन है ये। ठीक। तो ये आपका कौन सा सेल है बच्चों? लैक्लांसी सेल। ये है लैक्लांसी सेल। ठीक है। ये लैब के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर जब आप लैब में जाओगे तो क्या होगा बच्चों? ऐसे तो आपको एक मोटा सा पोरस पात्र मिलेगा आपको। ये पोरस, पोरस का मतलब इसमें छिद्र होता है, दिखेंगे नहीं आपको, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक। पोरस पात्र होगा, उस पोरस पात्र में बीच में कार्बन की रॉड होगी जो ढकी हुई होती है। ठीक है। तो वो परस पाते से ढकी हुई होती है। ये पूरा का पूरा सॉलिड चीज होती है, मोटा सा होगा, बहुत मोटा होगा वो, है ना। तो वो कार्बन का रोड होगा, वो ध्यान में रखना। अब आजकल लैब के अंदर क्या होता है, कॉस्ट को कम करने के लिए ये वाला जो रॉड है वो थोड़ा महंगा आता है। हालांकि बहुत अच्छा होता है लेकिन महंगा होता है। ठीक है। तो अब डायरेक्ट कार्बन की रॉड आने लगी। वो उतनी, जितने आपके जिंक है ना, जिंक की रॉड कितनी है? इतनी। ये जितना आपको ये दिखाई दे रहा है, ये चौक चौक जितनी मोटी है उतनी मोटी होती है जिंक की रॉड। ठीक है। इतनी मोटाई की होगी। बस ये जो कार्बन की रॉड है आजकल वो बिल्कुल ब्लैक कलर की आएगी। और वो आपको इससे थोड़ी सी ही मोटी दिखाई देगी, ज्यादा मोटी नहीं है, इससे हल्की सी ही मोटी होती है। जैसे कोई मार्कर ले लो, मार्कर जितना मोटा होता है उतना।
ठीक है, तो ये समझ में आया, ऐसा काम हुआ। अब क्या चीज है वो थोड़ा समझते हैं आगे। ये हमें पता चल गया, एक कार्बन की रॉड, एक जिंक की रॉड और उनके बीच में जलीय विलयन, ये हमारा हो गया लेक्लांसी सेल हो गया। ऐसा का ऐसा एक और आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, डेनियल सेल के अंदर आप देखेंगे तो एक तांबे का पात्र होता है। ये किसका पात्र है, कॉपर का, तांबे का पात्र। और इस तांबे के पात्र के बीच में एक फास्फर पात्र होता है, सरंध्र पात्र, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सरंध्र। अब देखो लिखना नहीं आ रहा, रंध्र, सरंध्र पात्र। ठीक है, सरंध्र मतलब जिसमें रंध्र हो, जो पोरस पात्र अपन ने पहले बोला था वही वाला। ठीक है, लेकिन ये बीच में से खाली होगा, है ना। और यहां पर भी एक जलीय विलयन होगा और इसमें भी एक जलीय विलयन होगा। दोनों के अंदर क्या होता है, जलीय विलयन होता है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें जिंक की रॉड होती है। इसमें क्या होती है, जिंक की रॉड होती है। वहां पर भी जिंक की रॉड थी, यहां पर भी जिंक की रॉड है, एक टर्मिनल यहां से मिलेगा कॉपर से। तो ये जिंक की रॉड काम करती है माइनस का और कॉपर की रॉड काम करती है प्लस के टर्मिनल का, ये ध्यान में रखेंगे। फिर ये जो सरंध्र पात्र के बाहर का जो जलीय विलयन है, ये होता है CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का। जिसका CuSO4 का ये क्या होता है, जलीय विलयन होता है। और ये जो सरंध्र पात्र के भीतर वाला होता है बच्चों, ये तनु H2SO4 होता है। क्या होता है, तनु H2SO4 होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत ही तनु तो आप समझते ही हैं, पानी ज्यादा है और H2SO4 की 2 बूंदे हैं, ऐसा काम होता है। ठीक, तो ये आपका कौन सा होगा, डेनियल सेल होगा, तांबे का पात्र आपको दिखाई देगा। तो 2 तरीके के सेल यूज होते हैं। इसका जो EMF है, विद्युत वाहक बल, जितना ज्यादा वोल्ट, जैसे आपने 1.5 वोल्ट लिखा था ना उनका, ऐसे इसका होता है आदर्श रूप से 1.41 वोल्ट और इसका होता है 1.08 वोल्ट। किताबों में 1.01 भी लिखा हुआ होता है, लेकिन आप 1.08 याद रखें, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2 तरीके के सेल आपको देखने को मिलेंगे लैब में। अब जो टॉपिक है अपने पास में वो समझिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में विद्युत वाहक बल। टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या चीज है, तो मैं ये डेनियल सेल वैसे हटा रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज होती है इसके अंदर। अब समझो इस चीज को कि ये क्या चीज है, अपन विद्युत वाहक बल क्यों बात कर रहे हैं, क्या है ये। तो आपने देखा होगा कि किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए क्या किया जाता है, हम बोलते हैं कि सेल लगाते हैं। तो 2 तरीके के परिपथ होते हैं, एक होता है खुला परिपथ जिसमें कोई धारा नहीं बहती, और एक होता है बंद परिपथ जिसमें धारा बहती है सेल के कारण। ठीक, तो सबसे पहले अपन ने लिया एक सेल, है ना, ये प्लस और ये माइनस, और ये सेल का टर्मिनल हो गया ऐसे, तार यहाँ से, इसका प्लस का तार यहाँ तक है, माइनस का तार यहाँ तक है। फिर यहाँ पर आप मान लो कि कुंजी है, और फिर ये यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। बल्ब मान लीजिए आप, क्या मान लेते हैं इसको, बल्ब मान लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप गौर करके देखेंगे धन और ऋण टर्मिनल, सॉरी इसको, कुंजी को, स्विच को, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्विच जो है, कुंजी जो है वो खुली है। खुली, इसका मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो इस स्थिति में सेल एक ऐसे परिपथ से जुड़ा हुआ है जिसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, या सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब क्या हो रहा है बच्चों, यदि हम इस स्थिति में इसके दोनों टर्मिनलों के मध्य वोल्टमीटर को लगाते, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में ही लगाते हैं, पता होगा, ये तो 10वीं में पढ़ा है अपन ने, है ना।
चलिए, तो वोल्टमीटर को अगर समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो क्या होगा, वोल्टमीटर कोई ना कोई रीडिंग देगा, और वो जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो इस सेल का विद्युत वाहक बल होगी। ठीक, वैसे वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर विभवांतर का मापन करता है, यानी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करता है। तो आइडियली वोल्टमीटर वैसे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी अपन समझने के दृष्टिकोण से वोल्टमीटर का उपयोग कर रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहिए वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि वोल्टमीटर अगर लगा दिया जाए तो वोल्टमीटर एक रीडिंग देगा, और वो रीडिंग किसके बराबर है, विद्युत वाहक बल के बराबर। चलिए, अब इस चीज को लिखने का तरीका क्या होगा, तो हमने क्या क्या इंक्लूड करना है वो समझे। सेल होना चाहिए, कौन से परिपथ में, खुले परिपथ में कनेक्ट होना चाहिए, मतलब परिपथ में कोई धारा नहीं बहनी चाहिए। उस स्थिति में सेल के धन और ऋण टर्मिनल के मध्य का क्या, विभवांतर, क्या विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए, तो हमें क्या करना है वो समझिए। हम बोलेंगे कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल, तरीके से नोट कर लीजिएगा इसे, किसी सेल का विद्युत वाहक बल उस सेल के धन एवं ऋण टर्मिनल के मध्य के विभवांतर के तुल्य होता है जब सेल खुले परिपथ में संयोजित होता है, अर्थात सेल से बाह्य परिपथ में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। वापस से सुन लीजिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके धन और ऋण टर्मिनल के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है जब वह सेल खुले परिपथ में जुड़ा होता है अथवा सेल से बाह्य परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब ये मैक्सिमम है। विद्युत वाहक बल को सामान्यतः कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, कुछ किताबों में इसे इस तरीके से भी प्रदर्शित किया गया है, लेकिन हम अभी ये यूज करेंगे कैपिटल ई। इसका मात्रक क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मात्रक क्या होना चाहिए, तो देखो विद्युत वाहक बल, बल पढ़ते ही तो दिमाग में आता है न्यूटन लिख दूं, तो बच्चों विद्युत वाहक बल वास्तविकता में बल नहीं है, ये ध्यान में रखना। परिभाषा को तरीके से समझिए, ये क्या है, सेल के टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर है। तो वास्तविकता में देखा जाए तो विभवांतर हुआ, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है बच्चों, न्यूटन है या फिर वोल्ट है? आंसर क्या आना चाहिए, वोल्ट आना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? तो इसका मात्रक ध्यान में रखेंगे, क्या होता है, वोल्ट होता है। डन हो गया। चलिए, तो ये हो गया विद्युत वाहक बल कैपिटल। फिर दूसरी चीज, एक आता है टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता, बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, अब ये क्या चीज है टर्मिनल पोटेंशियल? तो पहले वाले केस में परिपथ जो था वो खुला था, कैसा था, खुला। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो परिपथ है बंद, बंद है तो धारा प्रवाहित होगी नहीं होगी, धारा प्रवाहित होगी इस बार, और इस बार बल्ब से या बाह्य प्रतिरोध से क्या बह रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि परिपथ बंद है। और इस स्थिति में यदि इस सेल के धन और ऋण टर्मिनल के मध्य का विभवांतर ज्ञात किया जाए, किसे, वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात कर लो अभी तो फिर वो होगा क्या बच्चों, टर्मिनल वोल्टता। और आप देखेंगे दोनों का मान अलग अलग है, आप देखेंगे इसका मान ज्यादा है, इसका मान कम मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि इस स्थिति में अभी से धारा भी बह रही है, अभी काम करने लग गया है, तो इसकी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो गई होगी। चलिए, तो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है बच्चों, जब सेल के दोनों मतलब धन और ऋण टर्मिनल के मध्य का क्या है, विभवांतर ही है। कब, जब सेल से बाह्य परिपथ में क्या प्रवाहित हो रही हो, धारा बह रही हो, अर्थात सेल बंद परिपथ में संयोजित होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है टर्मिनल वोल्टता के अंदर, वो समझिए, किसी सेल के टर्मिनल वोल्टता उसके धन एवं ऋण टर्मिनल के मध्य के विभवांतर के तुल्य होती है जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है अथवा सेल बंद परिपथ में क्या होता है, संयोजित होता है। बात समझ में आ गई है, ये आपको ऐसा कैसा लिख करके आना। और टर्मिनल वोल्टता जो है इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होगा, देखें भाई, तो वोल्टता है
सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर है, मात्रक वापस से क्या होगा, वोल्ट ही होगा, ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये हो गया टर्मिनल वोल्ट। अब अपन देखते हैं आज के लास्ट पॉइंट के बारे में। लास्ट पॉइंट है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध। अब ये आंतरिक प्रतिरोध को अंग्रेजी में बोलेंगे, देखो आंतरिक मतलब इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये कहां से आया, ये टॉपिक कहां से उठ गया भाई, ये दो चीज तो समझ में आ गया कि सेल के अंदर था, तो सेल के अंदर मतलब प्रतिरोध भी है इसका मतलब, ठीक है। तो सेल का जो अंदर का प्रतिरोध है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चलो प्रतिरोध क्या होता है, तो हम बोलते हैं धारा के मार्ग में अवरोध। इसका मतलब है सेल के भीतर भी धारा बह रही है, और उस भीतर जो धारा बह रही है उसके मार्ग में भी क्या उत्पन्न हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, और वही अवरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है ये बात। चलिए, तो अब देखो एक उदाहरण ले लो, लैप्लासी सेल का उदाहरण ले लेते हैं। अब ये थोड़ा सा समझना इस चीज को, अगर मैं इसको बाह्य परिपथ से ऐसा कनेक्ट कर दूं, ये प्रतिरोध, हो साउंड समझ में आ गया किसका है चलिए, ओके, तो लैप्लासी सेल ऐसा अपन ने कनेक्ट कर दिया इसको प्रतिरोध से, कैपिटल आर से। ओके, तो अब इसमें से धारा बहेगी, धारा कौन से टर्मिनल से, तो प्लस के टर्मिनल से बहेगी और माइनस के टर्मिनल में, और लूप में बहती है, तो मतलब धारा फिर यहाँ से यूं भी बह रही होगी, सेल के अंदर धारा जो है वो ऐसे बह रही होगी, ठीक है। अब अगर धारा ऐसे बह, तो आप गौर करो कि विद्युत धारा जो है वो वास्तविकता में किसी सेल के बाहर या बाह्य परिपथ में तो धन टर्मिनल से कहाँ की ओर, ऋण टर्मिनल की ओर, जबकि सेल के भीतर यह सेल के ऋण टर्मिनल से कहाँ की ओर बहती है, धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो अपन को दिमाग में रखना है, कि किसी भी सेल के भीतर विद्युत धारा उसके ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। अब ये किससे होकर के गुजरेगी, तो हम बोलते हैं कि इस धारा को बहाने में सहायक कौन था, विद्युत अपघट्य था, और विद्युत अपघट्य के कारण ही, या विद्युत अपघट्य में उपस्थित अणु जो हैं वो इसके मार्ग में क्या उत्पन्न कर सकते थे, अवरोध उत्पन्न कर सकते थे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस अवरोध के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, आंतरिक प्रतिरोध। हालांकि आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध जो है वो नगण्य कहा जा सकता है। और आपने 10वीं तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या 12वीं में अपन जो 90% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अपन आंतरिक प्रतिरोध को शून्य ही मानेंगे। किसी सवाल में बकायदा दिया हुआ होगा ना कि आंतरिक प्रतिरोध ये है, तभी जाकर के अपन आंतरिक प्रतिरोध की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर दिया हुआ नहीं है तो फिर आंतरिक प्रतिरोध को भूल जाओ, फिर वो नगण्य है या जीरो है, ठीक। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है, प्रतिरोध है तो आर से प्रदर्शित होगा, लेकिन स्मॉल आर से, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो किसी सेल में या किसी सेल के भीतर धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। ये दिमाग में रह जाएगा। और धारा की दिशा क्या है वो आपको ध्यान में रखनी है, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। अब इस जैसे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उसी तरीके से सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो उनमें से पहला कारक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पहला कारक समझिए। देखिए, अगर आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो रॉड है ना, कौन सी, कार्बन की और जिंक की, ये जो टर्मिनल है ये किस में डूबे हुए हैं, तो हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य में डूबे हुए। तो इनका कितना भाग विद्युत अपघट्य के अंदर डूबा हुआ है, इस पर भी कौन निर्भर करता है, आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। मतलब अगर ये ज्यादा भाग डूबा हुआ है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, अगर ये कम भाग डूबा हुआ है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोडों के विद्युत अपघट्य में डूबे हुए भाग पर कौन निर्भर करता है, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। दूसरा, इस विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, है ना, विद्युत अपघट्य तनु है या फिर अत्यधिक गाढ़ा है ना, अत्यधिक सांद्र है, तो हम बोलते हैं
विद्युत अपघट्ट की किस पर, सांद्रता पर। अगर तनु है तो प्रतिरोध कम होगा, अगर गाढ़ा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तनु है तो आसानी से धारा प्रवाहित हो पाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमें। फिर तीसरा, विद्युत अपघट्ट के ताप पर। देखो, तापमान बढ़ाएंगे तो टक्करों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन टक्करों को अगर हम हटाएं तो हम बोलते हैं तापमान बढ़ाने पर ये विलयन भी तो तनु होता जाएगा, इसकी सांद्रता कम होती जाएगी। ठीक है, सघनता कम होती जाएगी, विरल हो जाएगा, तो आसानी से धारा क्या होगी, बह पाएगी। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट का प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है। ध्यान में रखेंगे इस चीज को। ठीक है, कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट का प्रतिरोध कम हो जाता है, इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध भी कम हो जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये दिमाग में रहेगा। किस किस के ऊपर काम कर रहा है, इलेक्ट्रोडों के विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए भाग पर, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर और विद्युत अपघट्ट के ताप पर। आप एक और यूज कर सकते हैं, क्या भाई, समय पर। विद्युत अपघट्ट के को बने हुए समय पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर समय ज्यादा हो गया है बच्चों, जैसे आज बनाया हमने विद्युत अपघट्ट और सेल आज ही हमने तैयार किया है, तो हम देखेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध कम है, वो वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है, 1.41 वोल्टेज आसानी से दे पा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर हम उसी सेल को कल यूज कर रहे हैं तो देखा कि वोल्टेज कम हो गया, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है ना। फिर हमने उसको परसों तरसों यूज किया, तो हम देखेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इसको टाइम ज्यादा होता जा रहा है, वैसे वैसे इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके ऊपर तो एक ये जो सांद्रता वाला पार्ट था ना, इसके ऊपर तो एक बहुत मेरे साथ में प्रैक्टिकल वाला बीता हुआ है। क्या हुआ बच्चों की, मैंने जब पहली बार जब पहले पढ़ाना चालू किया था, तो जब मैं लैब में गया तो सेल तो बनाने थे, लैब में जाओगे तो आपको लैक्लांसी और डेनियल सेल तो बनाने पड़ेंगे। तो मैं लैक्लांसी सेल बना रहा था, बहुत सिंपल है इसको बनाना, कुछ ज़्यादा काम करना पड़ता है नहीं। ठीक, लेकिन आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर कब हो पाती है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो मेरे को सांद्रता वाला टॉपिक तो प्रैक्टिकल से क्लियर हुआ। क्या किया, NH4Cl डालना था, तो हम क्या करते हैं, आधा ढक्कन डालते हैं इस डब्बे के अंदर, इसको भर करके आधा ढक्कन डालते हैं, अच्छे से घोलते हैं, तो रीडिंग अच्छी आ जाती है, जो वोल्टेज है 1.4 के पास में पहुंच जाता है। तो मैंने आधा ढक्कन डाल दिया उसका, और फिर नोट किया मल्टीमीटर से, उसको चेक किया कि कितना आ रहा है, तो देखा 1.3436 था उस समय। ठीक है, मैंने बोला कि 1.4 टच करा के रहेंगे आज तो, है ना। तो अपन ने क्या किया, अपन ने सोचा कि आधा ढक्कन था, शायद थोड़ा कम रह गया, थोड़ा और NH4Cl डाल दिया कि NH4Cl की मात्रा ज्यादा होगी तो बढ़िया विलियन बन जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने NH4Cl और डाल दिया। NH4Cl डालना था और फिर चेक करना था। चेक करते ही जो 1.36 तक था वोल्टेज आ रहा था, वो पहुंच गया 1.2। मैंने बोला कोई दिक्कत होगी, मैंने और खोला उसे, तो वो 1.2223 हो गया, थोड़ा बड़ा। फिर मैंने कहा, चलो NH4Cl शायद थोड़ा मैंने कम ही डाला होगा, मैंने और डाल दिया। तो आधा ढक्कन पहले था, फिर उसमें और बढ़ाया, आधा ढक्कन और डाल दिया, अब आधा ढक्कन और डाल दिया अपन ने। ठीक है, अब वो देखा तो रीडिंग 0.9 पहुंच गई, 0.9 वोल्ट। ठीक, तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये हुआ क्या भाई, मैंने तो इसकी मात्रा खूब बढ़ाई थी, बढ़ना चाहिए था वोल्टेज, तो कम हो रहा है ये तो। ठीक, तो फिर मैं सर के पास में, जो सीनियर टीचर थे वहाँ, उनके पास में गया कि सर ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये अंतर है प्रैक्टिकल और किस चीज का, थ्योरेटिकल का। कि आप थ्योरी में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आपको वो चीज जब आप प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हो तब आपको वो चीज समझ में आती है कि ऐसा हुआ। तो उन्होंने वो जो मैंने सेल बनाया, उसके विलियन के 3 भाग किए, और वो 3 भाग अलग अलग लैक्लांसी सेल में डाल दिया। मैंने एक डब्बे में 1/3 डाला, दूसरे डब्बे में 1/3 डाला, और एक तो ये खुद ही हो गया, और फिर उसमें पानी मिला दिया, और फिर मिक्स किया, और फिर मेरे को बोला कि अब चेक कर।
तो देखा तो वो रीडिंग जो मैंने पहली बार ली थी 1.36, मैंने सर 1.36 आ रही, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, 1.4 1.41 तक पहुंच जाएगी, थोड़ा सा रुक, 5 मिनट दे इसको, सेल को एडजस्ट होने में भी 5 मिनट लग जाते हैं, इतनी जल्दी कहाँ पर। थोड़ी देर बाद में चेक किया, इट इज 1.4 वोल्ट। ठीक है, 2 या 3 4 मिनट उसको रहने दिया सेल को, उसके बाद में 1.4 वोल्ट पे पहुंच गया उसी समय। ठीक है, तो तब उन्होंने बताया कि बच्चे ये सांद्रता का खेल है, सांद्रता आपने बहुत ज्यादा कर दी थी, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया था, वोल्टेज देना ही नहीं था वो आपको तरीके से। ठीक है, तो सांद्रता भी एक लिमिट तक सही होनी चाहिए, आप गाढ़ा नहीं करें उसे, है ना, उसे ऐसा रखें परफेक्ट सांद्रता जिसे हम बोलते हैं। ज्यादा तनु भी नहीं कर सकते कि आधा चम्मच ही डाल दिया छोटा सा कि कम हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं, एक लेवल होना चाहिए, जो प्रोपोर्शन है वो सही चलता है ना, तो ही वो काम करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अपना बिल्कुल सही गया होगा, और मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।